प्रारंभ करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के समय हुए विभिन्न विद्रोहों की बात। विद्रोह को देखने से पहले हमने अभी तक उसकी विभिन्न नीतियों को देख लिया और यह भी देख लिया कि उसकी विजय नीति क्या थी। विद्रोहों में दो तरह के विद्रोह मान सकते हैं, बांट सकते हैं अपने अध्ययन के हिसाब से। एक प्रारंभिक विद्रोह और दूसरे बाद के विद्रोह। प्रारंभिक विद्रोहों में हम शामिल करते हैं उन विद्रोहों को जो लगभग 1335 से लेकर के 1340 तक के बीच विद्रोह हुए मुख्य रूप से। प्रारंभिक विद्रोह में मोहम्मद तुगलक की गृह नीति की विफलता के कारण नहीं हुए। उनका विद्रोह था कुछ प्रभावशाली अमीरों का, उनकी योजनाएं थी, इसलिए विद्रोह हुए। जैसे पहला विद्रोह मोहम्मद बिन तुगलक के चचेरे भाई बहाउद्दीन गुरसाप ने किया, जो गुलबर्गा के निकट सागर का सूबेदार था। 1327 में उसे हराया गया, पराजित किया गया और उसकी खाल खिंचवा ली गई। दूसरा विद्रोह कोढ़न में हुआ। वहाँ का एक हिंदू सामंत था, आधुनिक सिंहगढ़, वह भी पराजित होता है, अधीनता स्वीकार कर लेता है। तीसरा विद्रोह सूबेदार बहराम आइबा ने किया, जो मुल्तान, उच्च और सिंध पर अधिकार किया हुआ था। वह भी हारा और उसे मौत के घाट उतार दिया गया। ये प्रारंभ के विद्रोह थे। इसके बाद के विद्रोह होते हैं। बाद के विद्रोह में पहला विद्रोह सैयद जलालुद्दीन अहसन ने माबर, मदुरा के पास माबर में 1335 ईस्वी में विद्रोह किया। विद्रोह का दमन नहीं हो सका और माबर स्वतंत्र हो गया। दूसरा विद्रोह लाहौर के सूबेदार अमीर हुलाजू द्वारा हुआ। इसे पराजित किया गया, इसे मार दिया गया। ये बहुत शक्तिशाली अमीर था लाहौर का। तीसरा विद्रोह दौलताबाद के सूबेदार के पुत्र मलिक हुसंग ने किया, उसे क्षमा कर दिया गया 1335-36 ईस्वी में। चौथा विद्रोह बंगाल के शासक ने किया। गियासुद्दीन को सुल्तान ने हराया, उसे मार डाला 1330 ईस्वी 31 ईस्वी में। गियासुद्दीन का बंगाल में विद्रोह। कुछ समय बाद ही उसी प्रांत के कुछ शक्तिशाली अमीरों ने
पारस्परिक द्वंद्व खड़ा कर लिए। एक अली मुबारक था जो दिल्ली के सुल्तान की सहायता की प्रार्थना करता है। उसे सहायता नहीं मिली, इसलिए उसने अपने को लखनौती का सूबेदार घोषित कर देता, सुल्तान लखनौती का। इस प्रकार बंगाल भी दिल्ली से अलग हो गया अली मुबारक द्वारा। पांचवा विद्रोह निजाम के यहाँ हुआ, जो माई नामक कड़ा के सूबेदार ने किया। निजाम माई 1337-38 ईस्वी में वह भी मारा गया, उसकी जीवित खाल खिंचवा ली गई। बीदर के सूबेदार नसरत खां की बारी आ गई 1338-39 ईस्वी में। उसे भी हरा दिया गया। वह आत्मसमर्पण करने के लिए बाध्य हुआ। उसकी जागीर सब सुल्तान ने छीन ली, जब्त कर ली। सातवां विद्रोह 1339-40 ईस्वी में अली शाह ने गुलबर्गा में किया। उसे हरा करके गजनी भेज दिया गया। आठवां विद्रोह अवध के सूबेदार आइन उल मुल्क मुल्तानी ने किया। आइन उल मुल्क मुल्तानी यह बहुत बड़ा सूबेदार माना जाता है। चोटी की गणना की जाती थी, बड़े बड़े लोगों में गणना की जाती थी। अलाउद्दीन के समय से ही यह महत्वपूर्ण पदों पर काम कर रहा था। इस्लामी शास्त्र को भी जानता था, कानून का जानकार था। इसने मुनसाते महरू, इंसाए महरू जैसी किताब लिखी। फिरोज तुगलक की शासन व्यवस्था का भी वर्णन है उसमें। 1340-41 में मोहम्मद ने उसे अवध से दौलताबाद भेज दिया। आइन उल मुल्क ने समझा कि मेरा स्थानांतरण इसलिए हुआ है कि मेरे नाश के मार्ग का पहला कदम है, इसलिए उसने विद्रोह किया। वो हरा दिया गया, बंदी बना लिया गया, अपमानित किया गया। लेकिन सुल्तान का विश्वास था कि वह हृदय से पूर्ण विद्रोही नहीं, इसलिए उसे जीवित रहने दिया गया। नौवां विद्रोह शाहू अफगान और एक अन्य विद्रोही था। उसने सुल्तान के सूबेदार को मार डाला, नगर पर अधिकार कर लिया। मोहम्मद बिन तुगलक स्वयं उसे दंड देने के लिए गया, लेकिन वह शाहू अफगान पहाड़ों की ओर भाग गया और छिप गया। 10वां विद्रोह सुनम और समाना में हुआ। सुनम और समाना, यहाँ भी मोहम्मद बिन तुगलक सेना लेकर उन स्थानों पर पहुंचता है और वहाँ के जाट और भट्टी राजपूत पहाड़ी सामंतों को परास्त करता है। इसके बाद वह विद्रोही नेताओं को दिल्ली ले जाया गया और उन्हें जबरन बलपूर्वक बर्बरतापूर्वक मुसलमान बना दिया गया। यह
प्रमुख विद्रोह हुए, छोटे छोटे विद्रोह हुए। अब कुछ बड़े और विद्रोहों की चर्चा करते हैं। 11वां विद्रोह, जो दक्षिण के हिंदुओं को भी अपनी स्वाधीनता की पुनः स्थापना करने का अवसर दिया। 1336 ईस्वी में हरिहर नामक एक हिंदू ने विजयनगर राज्य की नींव डाली थी। हरिहर और बुक्का दोनों भाई थे और दोनों मिल करके किए थे। हरिहर पहले शासन करता है, इसलिए हरिहर शुरुआत है। उसने कृष्ण नायक को, जिसने दिल्ली के विरुद्ध 1343-44 में विद्रोह किया था, गुप्त रूप से सहायता दी थी। इस विद्रोह का दमन नहीं किया जा सका और दक्षिण भारत एक सशक्त, विद्वान हिंदू शासक हरिहर के हाथ में आ गया। 12वां विद्रोह, देवगिरी की जनता ने विद्रोह का झंडा किया। देवगिरी के जो जनता थी वो 1345 में वहाँ के जो स्थानीय पदाधिकारी थे उनके खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं। ये जनता का विद्रोह था। फरिश्ता कहता है कि चारों दिशाओं में विद्रोह की आग फैल गई, जिसके परिणाम स्वरूप देश बर्बाद हो गया, उजड़ गया। अगला 13वां विद्रोह हुआ। विदेशी अमीर जो थे उन्होंने विद्रोह किया। विदेशी अमीर, देश के नहीं, विदेशी अमीरे सादाह कहलाते थे। ये विदेशी अमीर, अमीरे सादाह, जो कुछ विशेषाधिकारों का उपयोग कर रहे थे विदेशी होने के नाते कि हम मूल अरबी हैं। इन्होंने राज्य के धन का गमन कर लिया और जो सुल्तान के विद्रोही थे, विरोधी विद्रोही थे, उन्हें सहायता दी और यह लोग भी दक्षिण की अराजकता ग्रस्त प्रदेशों में लूटमार आरंभ कर दिए। तुगलक ने मालवा के सूबेदार अजीज खुमर को विदेशी अमीरों को दंड देने के लिए भेजा। अजीज खुमर ने धोखे से अनेक का तो वध करा दिया। इसमें गुजरात के विदेशी अमीरों में भी असंतोष फैलाया। अब वो भी विद्रोह का झंडा खड़ा कर देते हैं, क्योंकि चुपके से मारा गया था उनके साथी विदेशी अमीरों को। उन्होंने अजीज को पकड़कर मार डाला और अब मजबूर होकर मोहम्मद बिन तुगलक को स्वयं जाना पड़ा। दभोई के निकट विद्रोहियों को परास्त करता है और अमीरे सादाह का दमन कर दिया जाता है। अमीरे सादाह यानी विदेशी अमीर। 14वां विद्रोह देवगिरी के विदेशी अमीरों का था, जो कहलाते थे अमीरे सादाह,
विदेशी अमीर। कहाँ के? देवगिरी। वह भी विद्रोह करके देवगिरी पर अधिकार कर लेते हैं और वहाँ से बरार, खानदेश और मालवा में भी उपद्रव फैला देते हैं। इसके दमन के लिए भी मोहम्मद बिन तुगलक को देवगिरी जाना पड़ा। इसी समय जबकि ये देवगिरी का विद्रोह होता है, गुजरात में भी विद्रोह हो जाता है। अब सुल्तान उधर विद्रोह को दबाने के लिए जाता है। अब देवगिरी के विद्रोहियों को अवसर मिल गया और उन्होंने दिल्ली सल्तनत के प्रभुत्व को अस्वीकार कर बहमनी राज्य की नींव डाल दी। यानी फिर से समझ लें कि देवगिरी के विद्रोह को दबाने के लिए जाता है और गुजरात में विद्रोह हो जाता है। इसलिए देवगिरी बीच में छोड़ के पहले गुजरात दबाने चला जाता है और देवगिरी के विद्रोही जो थे वे सफल हो जाते हैं विद्रोह करने में और बहमनी राज्य की नींव डाल लेते हैं, नई राज्य खड़ा कर देते हैं। 15वां और अंतिम विद्रोह गुजरात का विद्रोह था। सुल्तान ने तागी नामक विद्रोही को भगा दिया और उसे सिंध में थट्टा नामक स्थान पर शरण लेने को बाध्य किया। अंतिम विद्रोह ध्यान रखें, तागी नामक विद्रोही है। ये भाग जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक शासन व्यवस्था को फिर से ठीक करते हैं और आधुनिक गिरनार, जिसे उस समय आजकल जूनागढ़ कहते हैं, उस समय गिरनार कहते थे, को जीतने के लिए 3 वर्ष तुगलक को गुजरात में रहना पड़ा। उसके बाद वह फिर से तागी को दंड देने के लिए सिंध की ओर बढ़ा और वहां पहुंचा तो बीमार हो गया। 20 मार्च 1351 ईस्वी को विद्रोह दमन करते करते उसका देहांत हो जाता है। इतिहासकार बदायूनी ने कहा है, सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। बदायूनी का यह डायलॉग आप लोगों को प्रश्न बनकर आता है, ध्यान रखना इसको, कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। ये इतिहासकार बदायूनी कहता है। 20 मार्च 1351 को मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद यह बात कही जाती है। तो अब आज इतना ही। अगले वीडियो में फिर हम उसके चरित्र का मूल्यांकन करेंगे। इसको अभी यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।